Hello students, I hope you all are fine. In today's video, keeping your exam in mind, we are going to read chapter 4 from the Diary of Anne Frank from Standard 10 First Flight book. So let's start with the introduction of the chapter. Anneliese Mary, जिन्हें हम एने फ्रैंक के नाम से भी जानते हैं, शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929. इनका डेथ फरवरी और मार्च मंथ में 1945 में हुआ. Anne Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. बच्चों, एने फ्रैंक एक जर्मन थी. वो जेविश गर्ल थी, यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी और उन्होंने अपनी डायरी को तब लिखा जब वो अपने पूरे परिवार समेत और 4 दोस्तों समेत वो एम्स्टर्डम में हाइडिंग में चली गई. जर्मन ऑक्यूपेशन के दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में नीदरलैंड्स में जब जर्मन ऑक्यूपेशन चल रहा था, यानी जर्मन्स जो थे वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ऑक्यूपाई करते चले जा रहे थे, उसी दौरान वो एम्स्टर्डम में हाइडिंग प्लेस में चली गई अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ. उनका परिवार नाजियों के पावर में आने के बाद, नाजियों के जर्मनी में पावर में आने के बाद उनका पूरा परिवार एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गया था, जो नीदरलैंड्स की कैपिटल थी, राजधानी थी. लेकिन जब नाजी ऑक्यूपेशन नीदरलैंड्स में भी बढ़ने लगा, उस वक्त वो वहीं फंस करके रह गए. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब ज्यों-ज्यों या जैसे-जैसे जो है यहूदी धर्म के पॉपुलेशन के खिलाफ अत्याचार जैसे-जैसे बढ़ने लगा, एने फ्रैंक का परिवार जो है वो जुलाई महीने में 1942 को अपने ही पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के हिडन रूम्स में वो हाइडिंग में चले जाते हैं. 2 साल तक वो वहाँ हाइडिंग में रहते हैं. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, द ग्रुप वॉज betrayed and transported to the concentration camp where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. तो बच्चों, कहने का सेंस ये है कि जब यहूदियों के खिलाफ अत्याचार काफ़ी बढ़ गए, तो एने फ्रैंक का परिवार जो है वो अपने पिता के ऑटो फ्रैंक्स के ऑफिस बिल्डिंग में ही हिडन रूम्स थे जहां वो हाइडिंग में चले गए और वहां 2 साल उन्होंने गुजारे. फाइनली इस ग्रुप को ढूंढ लिया जा चुका था नाजियों के द्वारा, और नाजी जो थे वो इन्हें कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम ले गए, जहां एने की मौत जो है टाइफस नाम के ज्वर से हो गया. टाइफस एक सीरियस इलनेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाया करता है. ठीक है, तो जिस कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम उन्हें ले जाया गया, उस जगह का नाम था बर्जन-बेल्सन. ठीक है, तो वहाँ उनकी बहन की मौत होती है, मार्गोट फ्रैंक की. उसके बाद कुछ ही दिनों में इनकी भी मौत टाइफस से हो जाती है. इस ग्रुप का मात्र एक ही सर्वाइवर था जो बचा हुआ था, बाकी के सारे लोग जो हैं मारे जा चुके थे. केवल एने फ्रैंक के पिता ही थे, ऑटो फ्रैंक, जो बचे हुए थे. जब वार समाप्त हुई तो वो वापस एम्स्टर्डम लौट करके आए और वहाँ उन्हें अपनी बेटी एने फ्रैंक का डायरी मिला. वो काफ़ी कन्विंस्ड हुए उस डायरी को पढ़ करके, अपने बेटी के रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ करके काफ़ी वो प्रभावित हुए और वो कन्विंस्ड हुए इस बात के लिए कि उन्हें अपने बेटी के इस रिटन रिकॉर्ड को एक डायरी का रूप दे देना चाहिए. ठीक है, और वो एक्शन में आए और उन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नेम से
अपने बेटी के इस कृति को पब्लिश करवाया। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st of August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many other languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. तो बच्चों, ये डायरी जो है एने फ्रैंक को उनके 13वें बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट स्वरूप दिया गया था। ओके, और 12 जून 1942 से उन्होंने अपने लाइफ इवेंट्स को उसमें पुट करना शुरू किया एने फ्रैंक ने, और आखिरी एंट्री जो है उन्होंने अपनी डायरी में कब की? 1 अगस्त 1944 को। आगे चल करके इसे ओरिजिनल डच से कई दूसरे या अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया और बाद में ये बेस्ट सेलर बुक्स में से एक बनी। इसी डायरी के आधार पे कई सारे फिल्म्स, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, इवन की प्लेज, नाटक वगैरह भी बनाए गए। एक बड़ा ही डीप और इंसाइटफुल माइंड, मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड के वर्क के तरह जो है इस डायरी में उन्होंने अपने विचारों को पुट किया है, विचारों को लिखा है। डायरी एक बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन को शो करती है, एक्सप्रेस करती है जो कुछ भी उन्होंने नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ था। और अपने इस डायरी से ही एने फ्रैंक जो है काफ़ी पॉपुलर हो जाती है, रिनोन्ड हो जाती हैं। हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स में जिनकी भी चर्चा होती थी उनमें से ये भी एक हो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इंट्रो समझ में आ गया होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट ऑफ बर्थ, उनका डेथ, एने फ्रैंक का डेथ। तो डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1929, जबकि उनका मौत कब हुआ? उनकी मौत हुई फरवरी और मार्च मंथ में 1945 को। वो एक जर्मन थी, यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी और हाइडिंग के वक्त ही उन्होंने इस डायरी को लिखा था। ठीक है, हाइडिंग में वो किसके साथ गई? तो अपने 4 फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ एम्स्टर्डम स्थित हाइडिंग में, जहाँ जो कि उनके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में ही था, वहाँ उन्होंने 2 साल गुजारे। ठीक है, उस दौरान नाजी ऑक्यूपेशन बढ़ता ही चला जा रहा था और ज्यों-ज्यों यहूदियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे थे, अत्याचार को देखते हुए ये परिवार शिफ्ट हो गया, हाइडिंग में चला गया जुलाई मंथ 1945 को। ठीक है, वहाँ 2 साल रहने के बाद इस पूरे ग्रुप को ही ढूंढ लिया गया था नाजियों के द्वारा और इन्हें फिर कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम ले जाया गया, जिसे बर्जन बेल्सन भी कहते थे, जहाँ इनकी बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक की मौत हो जाती है और उसकी मौत के कुछ ही दिनों के बाद इन्हें भी टाइफस हो जाता है, जो कि एक गंभीर ज्वर, फीवर है, और इस फीवर से उनकी भी मौत वहाँ हो जाती है। इस ग्रुप के इकलौते सर्वाइवर कौन थे बच्चों? ऑटो फ्रैंक, जो कि एने फ्रैंक के फादर हैं। ठीक है, और वो वार ख़त्म होने के बाद वापस से एम्स्टर्डम आते हैं, जहाँ उन्हें अपनी बेटी के रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। वो काफ़ी मूव हो जाते हैं अपने बेटी के उस रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद, जिसे उन्होंने बाद में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में प्रकाशित भी करवाया। आगे हमने पढ़ा कि इस डायरी को एने फ्रैंक को उनके 13वें बर्थडे पे यानी 13th बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट किया गया था और 12 जून 1942 से उन्होंने अपने लाइफ इवेंट्स को उन्होंने पुट करना शुरू किया, डे टू डे एक्सपीरियंसेस को उसमें जॉट डाउन करना शुरू किया।
आखिरी एंट्री उन्होंने कब की अपने डायरी में? 1 अगस्त 1944 को। और फाइनली इसे ओरिजिनल डच से कई दूसरे भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया और ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तकों में से एक बन गई, बेस्ट सेलर बन गई। और इस डायरी के बेसिस पे ही कई सारे फिल्म्स उनकी लाइफ पे बने, टेलीविज़न, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, प्लेज, नाटक, ओपेरा आदि बनाए गए। इस डायरी को उन्होंने एक बहुत ही मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड, मतलब डीप थॉटफुल माइंड के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपने एक्सपीरियंसेस को, लाइफ एक्सपीरियंसेस को। जब वो नाजी ऑक्यूपेशन के दौरान हाइडिंग में थी, डे टू डे लाइफ में जो उन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर रखा था काफ़ी क्लोजली, उन सारी बातों को उन्होंने उस डायरी में लिखा था। और देखते ही देखते वो काफ़ी फेमस हो गई, काफ़ी पॉपुलर हो गई। हॉलोकॉस्ट विक्टिम में जितने भी हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स थे, मतलब वो जो त्रासदी चल रही थी उसके जो पीड़ित थे, ठीक है, जिनके बारे में चर्चाएं होती थी, उनमें ये भी शामिल हो गई। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इंट्रो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो कहती हैं, राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. वो कहती हैं कि मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी लिखना ये एक बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है, वाकई बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि आगे चल कर के फॉर फ्यूचर कौन भला 13 साल की एक स्कूल गोअर गर्ल या 13 साल की एक स्कूल जाने वाली बच्ची के म्यूजिंग्स या डीप थॉट्स में इंटरेस्ट लेगा और उन्हें पढ़ेगा। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, ठीक है, इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करूँ जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो, ठीक है। आगे वो कहती हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this steep-bagged notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो बच्चों, आगे वो कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। सबसे पहले मैं कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। ब्रूडिंग मीन्स होता है डीप थॉट, गहरे ख्याल में होना, खोया हुआ होना, ठीक है। स्टीप बैग्ड मीन्स मोटी कवर वाली कोई बुक। तो वो कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। वो कहती हैं कि ये थॉट उनके जहन में तब आया जब वो एक दिन घर में अकेली बैठी हुई थी, डिप्रेस्ड थी, ठीक है, काफ़ी डिप्रेस्ड वो फील कर रही थी, काफ़ी अपसेट थी, बोर्ड थी, लिस्टलेस थी और अपने हाथों में अपने ठुड्डी यानी अपने चिन को दबाए वो सोच रही थी, बैठी हुई थी, सोच रही थी कि घर में ही रहें या बाहर कुछ सैर वगैरह करके आया जाए। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो घर पे ही रहेंगी, ठीक है, और अपने ख्यालों में वो बिल्कुल खोई हुई थी, डीप थॉट्स में थी। और तब उनके मन में ये विचार आया, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, ठीक है। वो कहती हैं कि हाँ, वाकई पेपर में औरों के वनस्पत या कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होता है। और चूँकि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि
इस मोटी कवर वाली नोटबुक को, जिसे मैं अपना दोस्त मानती हूँ, ठीक है, या जिसे मैं डायरी कहती हूँ, ठीक है, इसे कोई पढ़े, ऐसी मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। जब तक कि, ख़ास तौर से जब तक कि मुझे कोई ट्रस्टवर्दी, कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend, ठीक है। अब मैं उस पॉइंट पे वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी को पहले पायदान पे रखने के लिए उकसाया, प्रॉम्प्ट किया, ठीक है। और वो पॉइंट है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मेरे कोई दोस्त नहीं है जिसे मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स को शेयर कर सकूं। इसलिए मैंने डायरी को ही उचित माना, जिसमें मैं अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती थी लिख करके, रिटन रिकॉर्ड के रूप में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary, everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. बच्चों, confide means होता है अपने पर्सनल चीज़ों को, अपने पर्सनल बातों को किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से शेयर करना। तो आगे वो कहती हैं कि मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ या कर देना चाहूँगी कि चूँकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की एक लड़की जो है दुनिया में बिल्कुल अकेली है, और वाकई मैं अकेली हूँ भी नहीं, ठीक है। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, 16 साल की एक मेरी बड़ी बहन है। ऐसे तकरीबन 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपने फ्रेंड्स कह सकती हूँ, या जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स मानती हूँ। मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा सा घर भी है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, सिवाय एक सच्चे साथी या दोस्त के। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस एक ही बात मेरे माइंड में होती है, वो ये कि मुझे उनके साथ केवल मस्ती करनी है और इधर उधर की बातें न करके केवल ऑर्डिनरी एवरीडे चीज़ों के बारे में मैं उनसे बातें करूं, शेयर करूं। हालांकि मैं अपने दोस्तों के इतनी करीब भी नहीं थी कि अपने पर्सनल फीलिंग्स को उनके साथ शेयर कर सकूं, और यही मेरी प्रॉब्लम भी थी। अब चाहे जो हो, ये हो सकता है कि मेरे अंदर ही ये फॉल्ट हो कि मैं उनसे मिक्सअप बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती थी, ठीक है, या हम एक दूसरे पर कन्फाइड नहीं करते थे या विश्वास नहीं करते थे कि अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक दूसरे से हम शेयर कर सके। इन एनी केस, चाहे जो भी हो, चीज़ें जो जैसी भी हो, ठीक है, ये बदलने वाली नहीं थी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर ही होता है। और इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि इससे ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि वाई डिड सी चूज़ टू राइट अ डायरी, यानी एने फ्रैंक ने डायरी क्यों लिखना पसंद किया, डायरी में ही अपने पर्सनल फीलिंग्स को क्यों उन्होंने पुट करना चाहा। तो इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ से मिल जाएगा। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. Jot down means बच्चों होता है put down, यानी लिखना, कुछ नोट कर डालना, ठीक है। तो to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do.
but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. कह रहा है कि मैं अपने इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड के इमेज को बढ़ाने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए अपनी कल्पनाओं में, ठीक है, मैं इसमें फैक्ट्स को इस तरीके से नहीं लिखना चाहती थी या नहीं लिखना चाहती हूँ उस ढंग से, जिस ढंग से या जिस तरीके से और ज़्यादातर लोग किया करते हैं अपनी डायरी को काफ़ी पॉपुलराइज करने के लिए, उसे फेमस करने के लिए, ठीक है, बल्कि मैं इसे डायरी ना मान करके इसे मैं अपना साथी, अपना कंपेनियन बनाना चाहती हूँ, ठीक है, और इसे मैं एक नाम भी देना चाहती हूँ, किटी। तो बच्चों, एने फ्रैंक अपने डायरी को क्या नाम देती हैं? किटी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Okay? क्योंकि मैं जानती थी कि यदि मैं गहराई में जाती हूँ और अपने बायोग्राफी में मैं अपने डीप वर्ड्स को, डीप इमेजिनेशन को अगर मैं डालना चाहती हूँ, ठीक है, तो शायद उसे कोई समझ ना पाए, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं वर्ड्स। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जीवनी ही, एक छोटा सा जीवनी ही मैं इस डायरी में लिख डालूं। एक ब्रीफ स्केच ऑफ माय लाइफ आई शुड कंटेंट और स्टफ इन दिस डायरी। हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद था नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12th June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was flung down on the table as a birthday present for Margot. तो बच्चों, आगे वो कहती हैं कि मेरे पिता, जो कि दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं मेरे लिए, उन्होंने 36, जब तक कि वो 36 साल के, यानी कि 36 इयर्स ओल्ड के वो नहीं हुए, तब तक उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की। मतलब कि वो जब 36 के हुए और मेरी माँ जब 25 की हुई तब उन्होंने शादी की। और मेरी बहन, बड़ी बहन मार्गोट का जन्म जो है 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ। उसके बाद मेरा भी जन्म जो है 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ। 4 वर्ष की उम्र तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। फिर मेरे पिता जो है माइग्रेट कर गए हॉलैंड 1933 में। मेरी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। जबकि मार्गोट और मैं, हम दोनों को एचेन भेज दिया गया अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। फिर बाद में मार्गोट भी दिसंबर मंथ में हॉलैंड को चली गई और मैं भी उसके पीछे पीछे फरवरी में हॉलैंड गई, जब मेरी बड़ी बहन मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मुझे टेबल पे रख दिया गया। आगे बच्चों, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। In the 6th form, my teacher was Mrs. Kuperes, the head mistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो बच्चों, वहाँ मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से मेरी पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है, और जब मैं 6 साल की हुई तब मैं पहली कक्षा में मेरा एडमिशन हुआ। और छठी में आते आते मेरी टीचर थी मिसेस क्यूपरेस, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। उस साल चूँकि फाइनल ईयर था वो,
मेरा उस स्कूल में। हम दोनों एक दूसरे से विदा होने वाले थे, अलग होने वाले थे। तो एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हम दोनों ने एक दूसरे को कहा, आंखों में आंसू लेते हुए। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 के समर में मेरी दादी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, उनका ऑपरेशन हुआ, और इसी कारण से उस ईयर जो है 1941 में मेरे जन्मदिन में कुछ खास कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. तो बच्चों, वो आगे बताती हैं कि उनकी दादी माँ का निधन हो गया था 1942 के जनवरी मंथ में, और ये बात कोई भी नहीं जानता कि मैं अपनी दादी माँ को कितना याद करती थी, कितना मिस करती थी, उन्हें मैं कितना पसंद करती थी। हालांकि 1941 का जो गैप रहा बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो इस बार 1942 में उसे और भी ग्रैंडली पूरा कर दिया गया, ठीक है। और इस बार मेरे बर्थडे पे जो कैंडल्स लिट किए गए थे, उसमें मेरी दादी माँ के नाम से भी एक कैंडल को प्रज्वलित किया गया। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो आगे वो कहती हैं बच्चों कि हम चारों जो है ठीक ठाक थे, ठीक है, और आज के डेट यानी 20 जून 1942 के डेट पे मैं आप सभी को लाती हूँ, ठीक है, जहाँ से मेरी डायरी की शुरुआत होती है। तो बच्चों, अब एने फ्रैंक की डायरी को हम लोग पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट ब्रीफ पार्ट है उनके डायरी का। आगे वो कहती हैं, डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। बच्चों, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। नर्वस हो जाना, डर के मारे थर थर काँपना। तो बच्चों, वो आगे बताती हैं कि our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN बच्चों ये student name है, GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. वो दो लड़के कौन है जिन पे ये दोनों ये हंस रही हैं? CN है और जैक्स है, ठीक है। इन दोनों ने अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे सेविंग्स को बेट पर लगा दिया है, शर्त पे लगा दिया है, ठीक है। तो वो अपने डायरी में कहती हैं कि डियरेस्ट किटी, अपने फ्रेंड से वो शेयर करती हैं, डायरी से शेयर करती हैं कि हमारा पूरा का पूरा क्लास जो है वो सख्ते में था, पूरा का पूरा क्लास नर्वस था, सारे बच्चे नर्वस थे, ठीक है, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, थर थर उनके पाँव काँप रहे थे। रीज़न क्या था? रीज़न था हमारे टीचर्स की फोर्थ कमिंग मीटिंग, जिसमें वो डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे जो हैं वो आगे की क्लास में प्रमोट होंगे और कौन से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें उनके क्लास में, जिस क्लास में पहले से थे वो उन्हीं क्लास में उन्हें रहना पड़ेगा। इस बात को लेकर के आधा का आधा क्लास यानी कि क्लास के आधे बच्चे जो है आपस में बेट्स लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे, ठीक है, जिसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड थी GN, ठीक है। हम दोनों ही अपने पीछे बैठे दो लड़कों पर खूब हंस रहे थे। वो दोनों कौन थे? CN और जैक्स, ठीक है, जिन्होंने अपनी इंटायर हॉलीडे सेविंग्स को शर्त पे लगा दिया था। वो आपस में तू मैं कर रहे थे, बहस कर रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे कि कौन आगे प्रमोट होगा, किसे उसी क्लास में रहना होगा, ठीक है। सुबह से लेकर के रात तक यही सब ड्रामा चलता रहा कि तुम पास हो जाओगे, अरे नहीं नहीं मैं पास नहीं हो पाऊँगा, तुम पास हो जाओगे, अरे नहीं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, तुम पास हो जाओगे। जैसा कि ऐसा अक्सर तुम बच्चों में भी होता ही है। इवन कि मेरी जो फ्रेंड थी जी, ठीक है, वो बार बार गुहार लगा रही थी कि अरे अब बस करो, बहुत हो गया, शांत हो जाओ। मेरे नाराज़गी के बावजूद भी वो शांत नहीं हुए।
If you ask me, there are so many dummies, dummies means बेवकूफ़, that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. तो बच्चों, यदि मुझसे पूछा जाए, ठीक है, तो मैं यही बताऊंगी कि मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे डमीज़ हैं, बहुत सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं, ठीक है। लगभग 1/4 जो है या अ क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो सारा का सारा मूर्ख ही है, यानी सारे बच्चे जो हैं मूर्ख हैं, ठीक है, और वो पीछे ही रह जाएंगे, आगे उन्हें प्रमोशन अगले क्लास में नहीं मिलेगी, ठीक है। हालांकि कौन जानता है किसके साथ क्या होगा। टीचर्स जो हैं वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं धरती पे। बच्चों, मैं भी आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड परहैप्स इट्स अ मॉक, ओके, इट डजेंट मैटर। आगे बढ़ते हैं। तो आगे वो कहती हैं कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर वॉट इज़ मैथ्स एनी वे, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. मुझे अपनी चिंता नहीं थी और ना ही मुझे अपने फ्रेंड्स की चिंता थी, क्योंकि हम लोग किसी ना किसी तरह तो एग्ज़ाम फेस कर लेते, पास कर ही जाते। बस एक सब्जेक्ट का डर था और वो सब्जेक्ट था मैथ्स, ठीक है। हालांकि अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं था वेट एंड वॉच के सिवाय, ओके। तब तक के लिए हम एक दूसरे को केवल ढाढ़स ही बंधा सकते थे, सांत्वना ही दे सकते थे, उन्हें केवल जो है पेशेंस रखने को ही कह सकते थे एक दूसरे को कि आगे बाद में देखा जाएगा रिजल्ट आने पे। आगे वो कहती हैं कि आई गेट along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox, a chatterbox. What can you write about that? I'd worry about that letter. I decided. I jotted down the title in my notebook. I tucked it in my bag and tried to keep quiet. तो बच्चों, आगे वो कहती हैं कि मेरे कुछ टीचर्स से अच्छे संबंध थे, ठीक है। 9 टीचर्स ऐसे थे, 9 टीचर्स ऐसे थे जिनसे मैं काफ़ी अटैच्ड थी, जिसमें 7 मेन और 2 वुमेन थी। मिस्टर कीसिंग जो कि ओल्ड फॉगे यानी ओल्ड फैशन्ड टीचर थे, ओल्ड फैशन्ड पर्सन थे, ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाया करते थे। बच्चों, आप लोगों को मैथ्स सतीश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके बिलवेड सतीश सर। यहाँ मिस्टर कीसिंग हैं जो ओल्ड फैशन टीचर हैं और वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे एने फ्रैंक को, उनके क्लास के बच्चों को। तो वो काफ़ी खींच जाते थे, परेशान हो जाते थे, ठीक है। क्यों? रीज़न क्या था? मैं बातचीत बहुत ज़्यादा किया करती थी। कई वार्निंग्स उन्होंने दे रखा था मुझे, और वार्निंग्स के बावजूद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक एसे का एक टॉपिक दे दिया और चैटर बॉक्स, ठीक है। भला कोई चैटर बॉक्स पे क्या लिखेगा, क्या लिख सकता है, ठीक है। उस वक्त जब मुझे ये होमवर्क मिला तो मैं यही सोच रही थी, फिर मैंने झट से ये डिसाइड किया, चलो बाद में सोचा जाएगा इस पर, अभी क्या चिंता करना। और फ़िलहाल मैंने उस टॉपिक को नोट कर लिया अपने कॉपी में और उसे बैग में रख लिया और शांत रहने की कोशिश की, ताकि अगली बार मुझे डांट न सुननी पड़े अपने टॉकिंग्स के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while shaving the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was सेटिस्फाइड। तो बच्चों, उस शाम, आगे वो कहती हैं कि उस शाम जब मैंने बाकी का सारा होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो अचानक ही मेरी नज़र जो है उस टॉपिक पे पड़ी, ऐसे के टॉपिक पर पड़ी,
चैटर बॉक्स अब अपने फाउंटेन पेन के सिरे को यानी टिप को अपने मुंह में रखकर चबाने लगी और उस टॉपिक को मैं सोचने लगी व्हाट टू राइट, क्या लिखा जाए। ठीक है। कोई भी दूसरा स्टूडेंट क्या करता कि अगर उसे कुछ उस टॉपिक पे समझ में ना आता तो वो गैप दे करके यानी बड़े बड़े स्पेसेस जो है छोड़ करके कुछ से कुछ लिख करके केवल 2 पन्ने वो भर देता। ठीक है, जिससे ताकि टीचर को ऐसा लगे कि नहीं, बच्चे ने 2 पेज कम से कम ऐसे का कवर किया है। ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये बात आई उभर करके, कुछ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स मेरे मन में आए कि नहीं, मुझे इस ऐसे में कुछ ओरिजिनलिटी को दिखाना है कि टॉकिंग की नेसेसिटी क्या है, टॉकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, आई थॉट एंड थॉट, मैंने खूब सोचा, मैंने खूब विचार किया और अचानक ही अनायास ही मेरे जहन में ये आइडिया आया। मैंने 3 पन्नों का ऐसे लिख दिया जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था। ठीक है, और तब जा कर के संतुष्टि हुई, सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने इसमें तर्क दिया अपने इस टॉपिक में, द चैटर बॉक्स टॉपिक में मैंने तर्क दिया कि बातचीत करना स्टूडेंट का ट्रेट होता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न का एक पार्ट होता है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे अंडर कंट्रोल करूं। ठीक है, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. लेकिन मैं चाह करके भी मैं इसे कम्प्लीटली अपने इस आदत को रिमूव या अवॉइड नहीं कर सकती थी, बातचीत करने वाली आदत को, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बात किया करती थी, उतनी ही ज़्यादा वो भी बातूनी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत और ये हेरिडेटरी गुण होते हैं, हेरिडेटरी ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, he assigned me a second essay. This time it was supported to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he would finally had enough Anne Frank as punishment for talking in class. Write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. तो आगे वो कहती हैं कि मिस्टर किसिंग ने जब टॉपिक में दिए गए मेरे तर्क को पढ़ा, मेरे आर्गुमेंट्स को पढ़ा, तो उन्हें हंसी आ गई, वो खूब हंसे। ठीक है, और जब मैंने फिर से अगले क्लास के दौरान या अगले लेसन या अध्याय के दौरान जब मैंने फिर से बात करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे दूसरा ही टॉपिक दे दिया ऐसे का लिखने के लिए, पनिशमेंट के रूप में। इस बार मुझे जो टॉपिक मिला था वो था इनकरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, मिस्टर किसिंग जो थे, ठीक है, अगले 2 लेसन्स तक तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बातचीत फिर से जब करने लगी। लेकिन जब तीसरे लेसन पे आए तीसरा लेसन जब वो पढ़ाना उन्होंने शुरू किया और जब उन्होंने डिस्टर्बेंस फील की ज़रूरत से अधिक और उनसे रहा नहीं गया, तब उन्होंने मुझसे कहा, एने फ्रैंक, पनिशमेंट, टॉकिंग के लिए पनिशमेंट के रूप में तुम्हें ऐसे का एक टाइटल दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, जिसे तुम्हें लिखना है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये एक तरह से कमेंट ही था एने फ्रैंक पे, टीचर का। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं, सॉरी अभी और भी है। द क्लास रोअर्ड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original. My friend Sam, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject,
but I would make sure the joke was on him. आगे वो बताती है बच्चों की जब उन्होंने ये टॉपिक मुझे लिखने के लिए दिया, क्वैक 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 सेड द चैटर बॉक्स, ठीक है, तो पूरा क्लास हंस पड़ा, सारे बच्चे हंस पड़े, मुझे भी हंसी आ गई, ठीक है। हालांकि अब चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पर मेरी जो इंजेन्युइटी थी वो लगभग मेरे अंदर से समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ओरिजिनल इस टॉपिक में भी मुझे करना था, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया भी मेरे पास नहीं था। तो मेरी एक फ्रेंड थी सैम, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, उसने मुझे ऑफ़र किया कि वो मेरी मदद करेगी ऐसे को लिखने में, और वो भी शुरू से अंत तक एक वर्ष के रूप में, एक कविता के रूप में, एक दोहे के रूप में। और इस ऑफ़र पर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग शायद वो मेरे ऊपर जो है इस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट के ज़रिए मेरा मजाक बनाना चाहते थे पूरे क्लास में, लेकिन मैंने ये श्योर किया कि ये जोक मेरे ऊपर नहीं बल्कि खुद उन्हीं पे भारी पड़ गया। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. मतलब बच्चों, मैंने अपने उस कविता को या उस ऐसे को अपने दोस्त की मदद से पूरा किया, जो कि काफ़ी खूबसूरत कविता के रूप में उसे लिखा गया था, ठीक है। और ये कविता एक मदर डक और एक फादर स्वान और उसके 3 बच्चों यानी बेबी डकलिंग्स के बारे में थी, जिसमें फादर स्वान जो है वो डकलिंग्स को यानी बेबी डकलिंग्स को पीटते पीटते उनकी जान ले लेता है, केवल इसलिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा क्वैक 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 की साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। तो यहाँ एक कोइंसिडेंस है बच्चों की इस कविता की इन लाइन से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एने फ्रैंक भी जो है क्लास में बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती थी, बहुत ज़्यादा टॉकिंग किया करती थी, टॉकेटिव थी, जिसके कारण उसके टीचर उससे काफ़ी परेशान रहा करते थे, ठीक है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि डकलिंग्स के क्वैकिंग साउंड्स निकालने पे या प्रोड्यूस करने पे डकलिंग्स के फादर स्वान जो है वो गुस्से में आकर के मारते मारते या पीटते पीटते उनकी जान ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये मजाक या ये जोक जो है उल्टे टीचर पे ही था। हालांकि टीचर ने बुरा नहीं माना। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर कीसिंग ने जोक को सही तौर पर लिया, सही तरीके से लिया, पॉजिटिव वे में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पोएम को पूरे क्लास में पढ़ करके सुनाया, अपने कुछ कमेंट्स भी ऐड किए उसके लाइंस को बेहतर बनाने के लिए, और दूसरे क्लासेस में भी उन्होंने इस पोएम को सुनाया। और उसके बाद से उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया क्लास में बातचीत करने को, और आगे से फिर वो मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क का लोड भी नहीं देने लगे। उलट जस्ट इसके विपरीत मिस्टर कीसिंग जो है हमेशा मजाक के ही मूड में रहते थे, मजाक ही किया करते थे। योर सहने। तो ये थी बच्चों ब्रीफ पार्ट ऑफ अवर डायरी, एने फ्रैंक की डायरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चैप्टर समझ में आया होगा। अब अपने अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।